हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसमें हम कवर करेंगे जस्ट उसके आगे का क्वेश्चन 150 से देखते जितना पॉसिबल हो पाता उतना कंप्लीट करेंगे। पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक थे। तो पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक कौन थे? जाजल्यदेव प्रथम। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी वंश शासक जाजल्यदेव प्रथम द्वारा कराया गया। यह मंदिर बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 153। रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी किस कलचुरी नरेश ने बनाया? तो किसने बनाया था? रामचंद्र देव ने बनाया था। व्याख्या: रामचंद्र देव को रायपुर की कलचुरी शाखा का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। अब यहाँ पर देखेंगे सूची अ और सूची ब दोनों को क्या करना है, हमको सुमेलित करना है। तो सूची अ में क्या है? छत्तीसगढ़ के कलचुरी। तो फर्स्ट है कलिंगराज, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव और कल्याण से। सूची ब में ये है, तो क्या हो जाएगा? अ का कलिंगराज, कलिंगराज का हो जाएगा कलचुरी राज्य संस्थापक, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड अगर हम बात करेंगे पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम का हो जाएगा जहांगीर के दरबार में गए। थर्ड हो जाएगा, थर्ड क्या है? जाजल्यदेव प्रथम, तो बस्तर के नाग शासक सोमेश्वर को हराया था। और फोर्थ है कल्याण से, सकल कौशलाधिपति की उपाधि मिली थी उनको। अब यहाँ पर देखेंगे कलिंग राज को छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है। अमोदा से प्राप्त लेख के अनुसार पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसके शासक जाजल्यदेव प्रथम ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को हराया तथा तुजुके जहांगीरी के अनुसार कल्याण साय ने अपने जीवन का 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में बिताया। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 155। छत्तीसगढ़ में मराठा व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा था? तो कौन सा पद बना था? गौटिया का। कलचुरी शासन काल में गौटिया का पद मराठा शासन काल में भी बना रहा। गौटिया गांव का प्रमुख होता था। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156। जहांगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने किया था? तो किसने किया था? जाजल्यदेव प्रथम ने किया था। अब यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम ने अपने नाम से जाजल्यपुर नामक नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। इसने जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया, जो कि अपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 157। कलचुरी और मराठों की राजधानी का गौरव प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है? रतनपुर को प्राप्त है। कलचुरी वंश के शासक रतनदेव प्रथम ने अपने नाम से रतनपुर नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। कालांतर में मराठा शासकों ने भी रतनपुर से ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राज किया। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 158। तो भारत के अभेद किलों में गिना जाता है, तो किसको गिना जाता है? तो चैतुरगढ़ का किला। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित चैतुरगढ़ के किले को भारत के अभेद किलों में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 159। कलचुरी काल में इस राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होते हैं। तो किसमें प्राप्त होते हैं? सती चौरे। रतनपुर क्षेत्र से प्राप्त सती चौरा कलचुरी शासन काल में इस राज्य में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण देते हैं। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 160। क्या लिखा है? कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? तो किसको किया था? सोमेश्वर को किया था। कलचुरी शासन काल के शक्तिशाली शासक जाजल्यदेव प्रथम ने बस्तर के छिन्नक वंशी शासक सोमेश्वर देव पर आक्रमण कर उसे परास्त किया तथा उसकी राजधानी को भी आग लगा दी। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 161। किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था? तो किसने बनाया था? राज सिंह देव ने बनाया था। व्याख्या: कलचुरी शासक राज सिंह देव ने बादल महल का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 162। 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? रघुनाथ सिंह था। 1741 में जब भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया तब वहां का शासक रघुनाथ सिंह था। क्वेश्चन नंबर 163। निम्न में से कौन कभी कलचुरी वंश की राजधानी नहीं रही? तो कौन नहीं रही? खल्लारी। खल्लारी कभी भी कलचुरी वंश की राजधानी नहीं रही। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 164। क्या लिखा है?
कलचुरी वंश के इनमें से किस राजा ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया? तो किसने पराजित किया था? जाजल्य देव प्रथम ने किया था। कलचुरी वंश के शक्तिशाली शासक जाजल्य देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित करते हुए उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण की थी? पृथ्वीदेव प्रथम ने की थी। रतनपुर कलचुरी के शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अमोदा से प्राप्त अभिलेख में इसे 21,000 गाँव का स्वामी बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 166। कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे? तो कौन थे? राजा धारमल शाह थे। राजा धर्मलाल सिंह कोरिया राज्य के संस्थापक राजा थे। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 167। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? तो किसमें की? 995 में की। 10वीं शताब्दी में अर्थात 995 ईस्वी के आसपास कलचुरियों की एक शाखा ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अपने शासन को स्थापित की। अब है तोमार से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? तो रतनराज प्रथम थे। तोमार से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक रतनदेव प्रथम था, जिसने अपने नाम से रतनपुर नामक एक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अब है कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की? तो किस ग्रंथ की रचना की थी? खूब तमाशा। कलचुरी शासक राज सिंह के कवि गोपाल मिश्र ने 1689 में खूब तमाशा नामक ग्रंथ की रचना की। अब यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर कलचुरियों ने सर्वप्रथम इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? तो कहाँ पे सत्ता स्थापित की? तोमार में। कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन स्थापित किया तथा तोमार को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। अब है क्वेश्चन नंबर 171। कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन था? तो बिम्बाजी भोसले। कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात बिम्बाजी भोसले को छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 172। इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कौन सी थी? तोमार थी। कलचुरियों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी तोमार स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 173। इस राज्य की संत परंपरा में निम्न पंथ नहीं आता। तो कौन सा नहीं आता? वारकरी। वरकरी संत प्रथा इस राज्य की संत परंपरा में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 174। कलचुरी वंश के किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया? तो जाजल्य देव प्रथम ने किया। कलचुरी वंश के शासक जाजल्य देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव पर आक्रमण किया, उसे पराजित करते हुए उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 175। छत्तीसगढ़ की कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ पर की थी? तोमार में की थी। कलिंग राज ने 10वीं शताब्दी के लगभग छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की तथा तोमार को अपनी राजधानी बनाई। अब यहाँ पर देखेंगे कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तोमार राजधानी से शासन किया। तो कौन कौन किए? कलिंग राज, कमल राज और रतन राज ने किया। कलिंग राज ने 10वीं शताब्दी के लगभग कलचुरी वंश की स्थापना की थी। तोमार को कलिंग राज ने 10वीं शताब्दी के लगभग कलचुरी वंश की स्थापना की तथा तोमार को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। इसके पश्चात कमल राज तथा रत्नदेव प्रथम ने भी यहाँ से शासन किया। रतनदेव प्रथम ने अपने नाम से एक नया नगर रतनपुर बसाते हुए उसे अपनी राजधानी बनाई। अब क्वेश्चन नंबर 177। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? तो महाराज कुमार राजा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को महाराज कुमार राजा से संबोधित किया जाता था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 178। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? कलिंग राज था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कलिंग राज था। इससे पूर्व शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने पाली क्षेत्र के शासक को हराया था, परंतु यह विजय अस्थायी थी। क्वेश्चन नंबर 179। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रतनदेव द्वितीय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फर्स्ट बोल रहा है उसने त्रिपुरी नरेश गया करने के आक्रमण को विफल किया। सेकेंड है उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोरगंग ने आक्रमण किया। थर्ड है उसने गौड़ बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। और फोर्थ है उसने सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। तो ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कलचुरी शासक रतनदेव द्वितीय के काल में त्रिपुरी नरेश गया कर्ण तथा गंग नरेश अनंत वर्मा चोरगंग ने आक्रमण किया था, परंतु पराजित हुए रतनदेव द्वितीय ने साम्राज्य विस्तार के दौरान बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 180, किस राज्य के शासकों का वंश रक्सील था? तो सरगुजा। अब यहाँ पे देखेंगे व्याख्या। सारंगगढ़ के शासक राजगोंड राजा थे। सरगुजा के शासक रक्सेल वंश के थे। बस्तर के शासक काकतीय वंश के थे। कवर्धा के शासक पड़ीनाग वंश के थे। अब क्वेश्चन नंबर 181, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो टकोली जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना, बिल्कुल करेक्ट है। आबकारी मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, ये भी करेक्ट है। सायर विक्रय कर, ये भी करेक्ट है। पंडरी गैर कृषि व्यवसायों पर कर, ये भी करेक्ट है। सेवाई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, ये सुमेलित नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अलग अलग अपराधों पर लगाए गए जुर्मानों व अनेक छोटे छोटे करों का सेवई कहा जाता था। अब मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए। उस किले का नाम चुनिए, तो कौन सा है वो? मदनगढ़। बिम्बाजी भोसले ने मोहम्मद खां तारान को उसकी सैन्य सेवा से प्रसन्न होकर मदनगढ़ के किले में कुछ स्थान दिए थे। छत्तीसगढ़ ने निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया? तो किसने किया था सूत्रपात? वेंकोजी भोसले ने। दूसरे मराठा शासक वेंकोजी भोसले की रुचि नागपुर की राजनीति में अधिक थी, अतः उन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारों के माध्यम से शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया। महिपत राव प्रथम सूबेदार थे। क्वेश्चन 184, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे? तो बिम्बाजी, चिमनाजी और वेंकोजी। छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले थे, जिनका शासन 1758 से प्रारंभ हुआ, जिसके बाद क्रमशः चिमनाजी, वेंकोजी शासक बने। मधु जी का संबंध नागपुर शासन से था। अब यह 145 में मैचिंग है। यहाँ पे तारापुर विद्रोह कब हुआ? 1842 से 1854। हल्बा विद्रोह 1774 से 77। मेड़िया विद्रोह 1842 से 1863। परलकोट का विद्रोह 1824 से 1825। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन। प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्न थे 1774 से 78। हल्बा विद्रोह 1825। परलकोट का विद्रोह 1842 से 54। तारापुर विद्रोह 1842 से 63। माड़िया विद्रोह 1856 से 57। लिंगागिरी विद्रोह 1859। कोई विद्रोह 1876। मोड़िया और 1910 भूमकाल विद्रोह। अब देखेंगे यहाँ पे अगेन मैचिंग करना है। छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार एवं उनकी उपलब्धि सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं। तो महिपत राव आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष करेक्ट है। केशव गोविंद पिंडारी आक्रमणों से रक्षा की, ये भी करेक्ट है। बीकाजी गोपाल सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया। विट्ठल दिनकर परगना व्यवस्था का प्रारंभ, ये भी करेक्ट है। सखाराम हरी बस्तर जमींदारी पर आक्रमण, ये सुमेलित नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। सखाराम का सूबेदारी कार्यकाल अल्प समय का था तथा इनके समय बस्तर पर आक्रमण नहीं किया गया था। क्वेश्चन 187, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी एवं उनका दायित्व सुमेलित है? तो कमा विस्तार का नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे मराठा कालीन अधिकारी कमा विस्तार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, जिसके पास परगने से संबंधित सभी अधिकार थे। क्वेश्चन 180 है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। तो कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ था? धमधा में हुआ था, बरगढ़ में हुआ था, तारापुर में हुआ था। छत्तीसगढ़ में धमधा, बरगढ़, तारापुर आदि जमींदारी के शासकों में मराठा और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब यहाँ पे फिर बोल रहा है छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल का कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना, बिल्कुल करेक्ट है। सायर वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर, ये भी करेक्ट है। पंडरी गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, ये भी करेक्ट है। सेवाई अर्थदंड या जुर्माने की राशि, ये भी करेक्ट है। तराई सिंचाई पर लिया जाने वाला कर, ये वाला सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में तराई नामक कोई कर नहीं लिया जाता था। अब यहाँ पे देखो लिखा है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अब यहाँ पर व्याख्या देख लेंगे। रतनपुर कलचुरी का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह था। 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। रघुनाथ सिंह ने भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को मराठा शासक के प्रतिनिधि के रूप में रतनपुर राज्य में शासन करने दिया। अब यहाँ पे मैचिंग। अवधि और छत्तीसगढ़ में मराठा शासक है, ठीक है। 1758 से 1787 कौन थे? बिम्बाजी भोसले थे। 1787 से 88 तक का कौन थे? चिमनाजी भोसले। 1788 से 1811 तक कौन थे? वेंकोजी भोसले। एंड 1816 से 1818 कौन थे? अप्पा साहेब भोसले।
अब यहाँ पे डिटेल देखेंगे। छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम मराठा शासक भिंबाजी भोसले थे, जिनका कार्यकाल 1758 से 1787 तक था। इसके पश्चात चिमनाजी भोसले शासक बने, जिन्होंने 1787 से लेकर 1788 तक शासन किया। वेंकोजी भोसले 1788 से 1811 तक शासक रहे। इसके बाद अप्पा साहेब छत्तीसगढ़ के वायसराय नियुक्त हुए, जिन्होंने 1816 से लेकर 1818 तक का शासन किया। अब यहाँ लिखा है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्ति आनंदीबाई के हाथों में थी। बिल्कुल करेक्ट है। सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की, ये भी करेक्ट है। थर्ड है, सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ पिंडारियों ने लूट की, तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब देखेंगे यहाँ पे व्याख्या। आनंदीबाई छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक भिंबाजी भोसले की विधवा थी। भिंबाजी की मृत्यु के बाद शासन की सारी शक्तियाँ उसके हाथों में थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा सूबेदार महिपत राव को भिंबाजी की विधवा आनंदीबाई के विरोध का सामना करना पड़ा। दूसरे मराठा सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने कलचुरीकालीन गढ़ व्यवस्था को समाप्त करते हुए सूबे में परगना पद्धति शुरुआत की तथा छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया। एक अन्य सूबेदार बीकाजी गोपाल के काल में पिंडारियों ने छत्तीसगढ़ में आतंक मचाया। आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थे। किसके थे? भिंबाजी, चिमनाजी और वेंकोजी। ऑप्शन डी हो जाएगा। आनंदीबाई मराठा शासक भिंबाजी की पत्नी थी। कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने चिमनाजी भोसले को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु नागपुर मराठा शासन से वेंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ का शासन नियुक्त किया गया। अतः आनंदीबाई भिंबाजी भोसले, चिमनाजी भोसले तथा वेंकोजी भोसले के समकालीन थी। क्वेश्चन नंबर 194, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मराठों ने कलचुरी की प्रशासनिक व्यवस्था जारी रखा, गलत है। मराठों का छत्तीसगढ़ में खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। मराठा काल में छत्तीसगढ़ को 2 क्षेत्र में बांटा गया। पहला खालसा क्षेत्र, जिसमें मराठा शासकों का प्रत्यक्ष शासन था। दूसरा, जिसमें जमींदार अपने क्षेत्र का निश्चित वार्षिक कर नागपुर के शासक के पास जमा कराते तथा वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 195, छत्तीसगढ़ का मराठा शासन एवं कार्य। तो वेंकोजी भोसले का छत्तीसगढ़ में सूबा, ये वाला करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे मराठा शासक वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया तथा महिपत राव दिनकर को पहला सूबेदार बनाया। 196, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1741 में किया था। मराठा शासक रघुजी प्रथम ने सेनापति भास्कर पंत में 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किया। इस समय रघुनाथ सिंह यहाँ का शासक था। यहाँ मराठों द्वारा छत्तीसगढ़ पर प्रथम आक्रमण था। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक थे। कौन थे? भिंबाजी भोसले। भिंबाजी भोसले को 1758 में छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया। इन्होंने 1787 तक शासन किया। अब छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्नलिखित सूबेदार नियुक्त किए गए। तो सबसे पहले कौन थे? महिपत राव, फिर विट्ठल राव दिनकर, फिर केशव गोविंद और फोर्थ अपना बीकाजी गोपाल। फिर वही है उनका छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान नियुक्त होने वाले प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर 1787 से 1790 थे। इसके पश्चात क्रमशः विट्ठल राव दिनकर 1790 1796, भवानी कालू 1796 से 1797, केशव गोविंद 1797 से 1808, बीकाजी गोपाल 1809 से 1870, सखाराम 1817, हरिराम 1817, यादव राव दिवाकर 1817 से 1818 छत्तीसगढ़ के सूबेदार रहे। मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासन का अधिकारी होता था, ये बिल्कुल करेक्ट है। सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासन का अधिकारी होता था, जिसकी नियुक्ति नागपुर के भोसला शासकों द्वारा की जाती थी। महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार था। फिर 200, मराठा शासन काल में मादक द्रव्यों पर लगने वाले कर क्या नाम था? तो कलाली। मराठा शासन काल में जमींदारों से लिए जाने वाला वार्षिक टकोली के नाम से जाना जाता था। मादक पदार्थों पर कलाली नामक कर वसूल किया जाता था। आयात निर्यात पर लिए जाने वाला कर सायर कहलाता था। गैर कृषि कार्यों से पंडरी नामक कर वसूल किया जाता था। अलग अलग अपराधों पर लगाए जाने के लिए जुर्माने को सेवई कहा जाता था।